अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। इलेक्शन 2024 ने सारे तज्जिए, तजुर्बे और उम्मीदें उल्टा कर रख दी हैं। इन इंतखाबात के नताइज ने बहुत सौ को चौंका दिया है। वो जो अपने आप को मोस्ट फेवरेट करदानते थे और जो वफा के दोहल कहते थे कि साटी गल हो गई है, उनको इलेक्शंस के बाद हुकूमत साजी के लिए एक पार्टी नहीं, बहुत सी पार्टियों की हिमायत दरकार है। यूं इन इंतखाबात के बाद एक बार फिर से PDM पार्ट 2 हुकूमत बनती दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम 8 फरवरी को होने वाले 12वें आम इंतखाबात के इनेकाद की तकरीबन 4 दिन बाद तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का ऐलान कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अब तक कौमी असम्बली की 93 नशस्तें जीतने में कामयाब हुए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 74 नशस्तों पर कामयाबी मिली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अब तक 54 कौमी असम्बली की नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17 नशस्तें जीत चुकी है। इन गैर मुतवक्के इंतखाबी नताइज से कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल करने में, जिसका नतीजा एक बार फिर खरीदो फरोख्त और जोड़ तोड़ की सियासत की सूरत में निकल रहा है। माजी करीब में बगलगीर रहने वाली जमातें जो इलेक्शन मोड में एक दूसरे पर तनकीद करती रहीं, एक बार फिर बाहों में बाहें मिलाकर चलने को तैयार हैं, यानी एक बार फिर शीरो शकर हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हुकूमत साजी के 2 से ज़ायद राउंड्स हो चुके हैं और जल्द तीसरी और हतमी राउंड का भी जल्द इम्कान है। और अब तक की इतलात के मुताबिक मरकज में हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तैयार कर लिया गया है। दोनों जमातों ने 2 नुकाती फार्मूले पर इत्तफाक किया है। ज़राए का बताना है कि पहले मरहले में ज़्यादा नशस्तों वाली पार्टी का वज़ीर आज़म 3 साल रहेगा, जबकि दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी जमात का वज़ीर आज़म होगा, जबकि पीपल्स पार्टी पंजाब की वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी कराएगी। मुमकिना इत्तेहाद में सबसे ज्यादा नशस्तें लेने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मुशावरत के अमल का पहले ही आगाज कर दिया। और ना सिर्फ ये कि पार्टी के अंदर मुतादिद इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं, बल्कि पार्टी क़यादत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM और दीगर छोटी जमातों के अलावा आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले अरकान से भी बातचीत की है। इस बातचीत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत आज इस्लामाबाद में अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी CEC का इजलास बुला रही है, जिसमें वो मुस्लिम लीग नवाज से होने वाली गुफ्तगू से CEC अरकान को आगाह करेगी और इम्कान है कि पीपल्स पार्टी की CEC मुस्लिम लीग नवाज के साथ दोबारा इत्तेहाद कराने की मंजूरी दे देगी और इस इत्तेहाद की शराइत का ऐलान करेगी। ये दोनों जमातें बज़ाहिर छोटी जमातों को भी हिस्सा देने जा रही हैं, लेकिन असल मसला इन दोनों जमातों का एक साथ चलने का है। माजी करीब में ये जमातें हुकूमत साजी में साथ तो रही हैं, लेकिन इलेक्शंस के दौरान दोनों जमातों ने एक दूसरे पर खुलकर तनकीद की और साबिका तजर्बे को तल्ख करार दिया। और यह अब की बात नहीं है, बल्कि 80 की दहाई के इख्तिताम से लेकर आज तक इन दोनों जमातों के दरमियान के ताल्लुकात में कई उतार चढ़ाव आए हैं। ये उतार चढ़ाव आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो रिसेंटली एक दूसरे पर गोलाबारी हो रही थी कैंपेनिंग के दौरान, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूं। कहते हैं मुझे 4थी बार बनाए तो फिर मैं आपको तालीम के इजारा दूंगा। आप मुझे 4थी बार बनाए फिर मैं आपको सेहत का इलाज दिलवाऊंगा। आए जरे कोई उससे पूछे कि पहली बार क्या कर रहा था, दूसरी बार क्या कर रहा था, तीसरी बार क्या कर रहा था। 3 बार 5-5 साल की हुकूमत दी, टोटल कितने साल बने? 15 साल। इन आधी अधूरी हुकूमतों में कभी 2 साल, 3 साल और 4 साल, इन 7-8 सालों में भी मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। 1500 कि वो 4थी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया, सिर्फ कागज पे रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर नहीं दे दिया। कि इलेक्शंस होने दे, उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहे। मुकाबला कर ले, अगर राजनपुर बेहतर ना हो तो फिर आप जो मर्जी फैसला कर ले। मुकाबला मैं कहता हूँ कि बुलाएं मुझे, मुनाजरा भी हो जाएगा, मुकाबला भी हो जाएगा, मवाजा भी हो जाएगा। अब असेंबली फ्लोर पर जब ये 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत थे तो बिलावल साहब की तरफ से किस तरह गुन गाए जाते थे शहबाज साहब के, और आपस में एक दूसरे की तारीफें कैसे हो रही थी, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, करोड़ों पाकिस्तानियों के हम सब शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी जदोजहद ने आज रंग लाई है। आप हमारा वजीर आजम हैं और इंशाअल्लाह ताला आप ही हमारा मसाइल का हल निकालेंगे। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है वजीर आजम साहब। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, माजी के झरोकों से कुछ शॉट्स निकाल के हमने चला दिए, कुछ रीसेंट स्टेटमेंट्स भी आपको दिखा दी। अब रिसेंटली आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत तनकीद कर रहे थे,
अब हमने ये देखा है कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक वफ्द बिलावल हाउस पहुंचता है, उनके दर पे दस्तक देता है और कशकोल गिराता है कि भाई इत्तेहाद कर लें। तो क्या ये जस्टिफाइड है सर कि कभी आप शीरो शकर हो जाते हैं स्ट्रेटेजिकली और कभी बाहम दस्तो गरिबा दिखाते हैं? इट्स एन आई वॉश। वालेकुम अस्सलाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इलेक्शन में हम एक दूसरे को जरूर हदफ तनकीद बनाते हैं, उनके पॉलिसीज को जात पे आप बता सकते हैं। मैंने कभी बिलावल साहब के या आसिफ जरदारी साहब के बात जात पे इस पूरे कैंपेन में बात नहीं की। हमने हमेशा बात की उनकी पॉलिसीज पे, उनके 15 साल के गवर्नेंस पे, उनकी तरक्याती नॉन तरक्याती डेवलपमेंट पे, और ये हमारा हक है कि हम ये बात करें कि वजीर आला हमारा होगा। फिर अगर इलेक्शन में हम उनकी तारीफ करने जाए तो फिर हम इलेक्शन की इस बात कर रहे हैं। और ये एक अच्छी चीज है, खुश आइंदा बात है कि अब ये मैच्योरिटी का लेवल है कि जिन पे हमने तनकीद की और जिन्होंने हम पे तनकीद की। आपने देखा होगा कि बिलावल साहब ने बहुत ज्यादा तनकीद की कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब पे और हमारी बाकी के दीगर रहनुमाओं पे, मगर आज वो हमें तौर पे बैठ रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए। बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी की बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है, बैड गवर्नेंस है, मिस मैनेजमेंट है, आपका NA 127 से जीतने वाला आता तारण ये कहता है कि उनका बस चले तो कराची तक छोड़ के आए बिलावल को। आज आप उनके दर पे इसलिए दस्तक दे रहे हैं कि उनके साथ इत्तेहाद करके विफाक में हुकूमत चाहिए है। तो क्या ये मोरालिटीज है, हाई मॉरल ग्राउंड्स है सियासत की? रेहान साहब, ये हमें हुकूमत की बात नहीं, हम हुकूमत और भी तरीके से बना सकते हैं, मगर हम समझते हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी पहली स्पीच में एक बात की थी कि हम हर एक के वोट का, मैंडेट का एहतराम करेंगे और इसलिए करेंगे कि जो MNA जीत के आए हैं वो जीत के नहीं है, उनको भेजा है पाकिस्तान के वो अवाम ने, जो वोटर्स हैं, जिनके ख्वाब है, जिनकी उम्मीदें हैं, जो वाबस्ता रखते हैं अपने ख्वाब को हकीकत बंदा देखना चाहते हैं हमारे अच्छे प्रोग्राम के साथ। बहुत हो गया, हमने काफी लड़ाई की। देखिए आइंदा इलेक्शनों में भी आप देखेंगे। निहाल साहब, इस तरह की हुकूमत लेने को खुशामदीद कहेंगे, बावजूद इसके कि बैसाखियों पर हुकूमत आ रही है, लूली लगनी हुकूमत है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, बट यू वेलकम दिस गवर्नमेंट। क्या हम तलवार निकाल करके एक दूसरे के पीछे पड़ जाए? ऐसा नहीं होता है सियासत में के साथ। बट कोई उसूली पोजीशन तो लेना सर, उसूली पोजीशन तो ले। अभी अगर आप इजाजत दे, निहाल साहब अगर आप इजाजत दे तो मैं चंद शॉर्ट्स और सुनवाना चाहता हूं। देखिए अभी बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टूट के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में डल रहे हैं, ये जो लोटे हो रहे हैं, इनसे मुतालिक माजी में आपकी लीडरशिप क्या कहती रही है, जरा वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। दिखाइए जी प्लीज साहब। लोटों की जगह बाथरूम्स में है। लोटा वो होता है जो ऑपोजिशन छोड़ के हुकूमत के पास जाए। जेड़े मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग काफ ते PTI एक प्लास्टिक का लोटा, वो प्लास्टिक का लोटा सुटो वो फुदकता ही रहता है। ना लोटाक्रेसी चाहते हैं हम, यहाँ पर साफ शफाफ नया इंतखाब चाहते हैं। सो हम ना लोटाक्रेसी करेंगे और ना इस तरह का माहौल बनाएंगे जो कि आइन से हटकर कोई चीज नजर। जी निहाल साहब, सुना आपने, लोटाक्रेसी तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे रही है, बोलियां लग रही हैं, इंडिपेंडेंस को तोड़ रहे हैं। इज इट जस्टिफाइड सर? मगर जस्ट आपको मैं याद दिलाता चलूं, 2018 में जब ये लोग PTI में जहाज भर भर के आ रहे थे, उस वक्त किसी ने लोटा नहीं कहा। उन्होंने कहा जमीर की आवाज जाग चुकी है, और वो आज तहरीक इंसाफ के साथ आए खड़े हो गए। और यहाँ पे कोई और पार्टी के लोग नहीं है जो लोग क्लेम कर रहे हैं। और देखिए 20 तो ऐसे लोग हैं जिनको हमने टिकट नहीं दिया था, हमारे पार्टी के लोग थे, जिसमें अकील मलिक साहब है, एडवोकेट, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बरमला कह रहे हैं तो कि हम इस पार्टी में थे और हम आजाद लड़े। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि जनाब हम उनके पास नहीं गए, वो सारे दोस्त हमारे पास आ रहे हैं। अब आप इसको जो भी उन्वाद दे, जो भी नाम दे, मगर हमारी जो आपके पास ऐसी क्या मकनातीसियत है या मकनातीसी कुव्वत है कि लोग आपकी तरफ पीछे चले आ रहे हैं? 2018 में ये वॉलंटियर थे और 2024 में ये लोटा हो गए। तो स्मूथली आगे बढ़ने दे, हम नहीं जा रहे किसी के पास, स्मूथली आगे बढ़ने दे। लोगों के बड़े ख्वाब है, बहुत हमने ख्वाब देखे हुए, इस मुल्क को तरक्की चाहिए। आप स्मूथली आगे बढ़िए निहाल हाशमी साहब, लेकिन 16 माह की PDM हुकूमत ने जितना नुकसान आपको पहुंचाया है, आवाम का गम गुस्सा आपने देख लिया बैलेट के अंदर। अब आप स्मूथली जरूर आगे बढ़िए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसे में मरकज में हुकूमत बनाएगी तो क्या मजीद बुरा नहीं होगा? क्या मजीद गम गुस्सों में इजाफा नहीं होगा लोगों का, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं? जी आपकी बात ठीक है। अभी हमारे सामने सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, हम सारे मराहल से गुजर रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि हम चुपचाप एक साइड पे होकर बैठ जाए और मुल्क में एक अनारकी फैल जाए, अफरा तफरी। आपने देखा होगा रेहान, उनमें से आप तो नहीं है कि जिन लोगों ने 5% रिजल्ट पे पाकिस्तान में एक
मैंने आसमान सर पे उठा लिया था कि जी अब ये जीत गया, वो जीत रहा है, इसकी हुकूमत आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे नादान दोस्त भी होते हैं जो पाकिस्तान की, देखिए हमेशा इलेक्शन एक नए डायमेंशन, एक नए रूट, एक नई उम्मीद होती है। उसके अंदर अगर लोगों को इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले नाउमीदी और मायूसी की तरफ ढकेला जाए तो ये मेरे ख्याल से नामुनासिब। अच्छा निहाल साहब, मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त आपसे क्या मुतालबा कर रही है? उनके तो मुतालबात बहुत होंगे, उसी तरह हमारे भी मुतालबात बहुत है, मगर हम दोनों एक बात पे अभी मुत्तफिक है कि हम स्मूथली पार्लियामेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, बट पीपल्स पार्टी को कुछ शेयर तो देना पड़ेगा ना। देखिए जी, पीपल्स पार्टी जो आएगा और वो मुनासिब होगा, पाकिस्तान के लोगों के हज में होगा, तो हो सकता है ये भी हो कि पीपल्स पार्टी कहे कि हम आपका अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, हम आपकी। नहीं, क्या पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा देने के लिए रजामंद हो जाएंगे आप? तुम तो ले, हो सकता है हम भी उनको कह दें कि हम आपकी अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। अभी 2-4 दिन 48 घंटों के अंदर अंदर चीजें बेहतरी की तरफ आ जाएगी जब नोटिफाई हो जाएगा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप हामी भरेंगे? देखिए ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको वजारत उज़्मा देता है, मगर जो भी वजारत उज़्मा ले वो पाकिस्तान को, देखिए ये आसान काम नहीं है वजीर आजम बनना। मैं ये समझता हूँ जैसे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगले 10 साल लगेंगे पाकिस्तान के जख्म को भरने के लिए, पाकिस्तान को सही डगर पे लाने के लिए, सही पटरी पे चलाने के लिए। तो हमें और आपको सबको मिल करके उस वक्त का इंतजार करना चाहिए और उनके साथ देना चाहिए। तो निहाल साहब, क्या अभी पॉसिबल पोजीशन क्या हो सकती है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत बनाएगी? अगर हुकूमत बनाएगी तो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नून लीग से कौन है? और अगर पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो पंजाब में वजारत आला का कैंडिडेट कौन है? देखिए हमारे पास तो वजारत उज़्मा के कई कैंडिडेट्स हैं। हमारे पास बड़े एक्सपीरियंस, वाइब्रेंट, और पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता काम बनाया वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। बहुत सारे हमारे पास लोग हैं, मगर ये मेरा इस्तेहकाक नहीं है कि मैं इस बारे में कोई बात कर सकूं। ये इस्तेहकाक है कायद मोहतरम का, तमाम पार्टी ने उनको ये इस्तेहकाक दिया, ये उनका इख्तियार है। बाहमी मुशावरत से वो तय करेंगे, वजीर आला का भी वही फैसला करेंगे और वजीर आजम का भी वही फैसला करेंगे। हर किसी के राय का एहतराम है, हर किसी को ऑडियंस दिया जा रहा है, हर किसी की बात को सुना जा रहा है, मगर किसी एक फर्द के कहने से, किसी एक ऑडियंस से ये चीजें नहीं बनती। कंसेंसस डेवलप हो रहा है पार्टी के अंदर। अच्छा, लास्टली आपकी राय में क्या वफाक में या मरकज में अगर हुकूमत बनाती नून लीग तो वजारत उज़्मा पर नवाज शरीफ बराजमान होंगे या शहबाज शरीफ इस वक्त अप्रोप्रिएट दिखाई दे रहे हैं? रेहान, मैं एक वकील हूँ, मैं दोनों तरफ की बातें कर सकता हूँ कि किस तो दोनों, हम जब वकालत करते हैं तो हम दोनों तरफ के लिए बहुत अच्छे दलाइल बना लेते हैं। मगर इस मुल्क में अभी पाकिस्तान को जीतना चाहिए। बज़ाहिर जो इस इलेक्शन में हुआ है और जो मुख्तलिफ सेगमेंट ने अपना मनफी रोल अदा किया, उससे पाकिस्तान मुझे हारता हुआ नजर आया। पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए, पाकिस्तान को जीतना है। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एक होप है। हमने उन्हीं को लोगों के आगे पेश किया कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है चौथी बार, और यही वो जो सिलसिला टूट गया था, मोटरवे बनाने का जो सिलसिला टूट गया था, रोजगार देने का, CPEC को लाने का, नौजवानों को लैपटॉप देने का, नए इंडस्ट्रियल जोन कायम करने का, लोगों में खुशहाली लाने का, इकोनॉमिक ग्रोथ लाने का, 5.8 से हम इसको 7.8 पे GDP को लेके जाना चाहते हैं। तो वो सारा जो क्रेडिट जाता है वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इकोनॉमिक पॉलिसी को जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के साथ सरे फहरिस्त जरूर है, लेकिन इसकी जमात की मुश्किलात बज़ाहिर कम होने की बजाय मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। जैसा कि इलेक्शन से पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को रोक कर रखना तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंज होगा, और वक्त साबित कर रहा है कि ये चैलेंज बाकी चैलेंजेस से कहीं ज्यादा और मुश्किल साबित हो रहा है। जराये के मुताबिक PTI के बहुत से उम्मीदवार उड़ान भरने को तैयार हैं, जिनमें से एक वसीम कादर, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के गढ़ समझे जाने वाले हल्के में शेख रुहेल असगर को शिकस्त दी, बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ के अलावा आज़ाद हैसियत में इंतखाब जीतने वालों को साथ मिलाने के लिए तगोदौ कर रही है। वहीं तहरीक इंसाफ के मजीद अरकान को साथ मिलाने का दावा भी कर रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी आज़ाद अरकान को साथ मिलाने के लिए पूरी तरह सरगर्म अमल है, लेकिन यह सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने से जमहूरियत मजबूत होगी या कमज़ोर होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों जमातों का मौक़िफ़ रहा है कि 2018 में उनकी जमात के बहुत से रहनुमाओं को तहरीक इंसाफ में शामिल कराया गया और फिर ख़रीदा गया। इसी बयानिए पर उन्होंने तब तक सियासत की जब तक अप्रैल 2022 में खुद तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं को तोड़ ना लिया गया। इसके बावजूद अब इलेक्शंस के बाद भी ये जमातें इसी कश्मकश में दिखाई देती हैं कि वो आवाम का मैंडेट तब्दील करें और किसी दूसरे के नाम पर वोट लेकर कामयाब होने वालों को अपने साथ मिला लें। मुस्लिम लीग नून वफादारियां बदलने वालों के बारे में क्या कहा करती थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रख। लोटों की जगह बाथरूम्स में है। लोटा वो होता है जो ऑपोजिशन छोड़
मुस्लिम लीग काफ ते पीटीआई एक प्लास्टिक दा लोटा ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਲੋਟਾ ਸੁੱਟੋ ਉਹ ਫੁਦਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ है ना लोटाक्रेसी चाहते हैं, हम यहाँ पर साफ शफाफ नया इंतखाब चाहते हैं। सो हम ना लोटाक्रेसी करेंगे और ना इस तरह का माहौल बनाएंगे जो कि आइन से हटकर कोई चीज नजर। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त पीटीआई के लिए अपने आजाद उम्मीदवारों को रोके रखना है, तो इसके हवाले से क्या स्ट्रैटेजी तैयार किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट पे जो लोग छोड़कर चले गए हैं, उनकी हिफाजत उनके हलके की आवाम करेगी जिन्होंने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, इमरान खान को दिया था। अगर कोई उनके वोट का तकद्दुस नहीं रखते या उनके साथ ख़यानत करते हैं तो फिर जिनका वोट है वो जाने और जो ख़यानत कर रहा है वो जाने, इसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर उनके लिए ये कि वो अपने इर्द गिर्द देख लें कि हुआ क्या है। जहांगीर तरीन जैसे बंदे को सियासत छोड़नी पड़ गई है, परवेज खटक जैसे बंदे को जो पीटीआई को केपी में तोड़ना चाहता था खुद टूट फूट गया है। तो अगर वो अपने फ्यूचर को जब बचाना चाहते हैं तो ये याद रखें कि वो पीटीआई को ना छोड़े। नून लीग का कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आगे फ्यूचर में सिर्फ वही पॉलिटिक्स रहेगी कि जो कि सही पॉलिटिक्स होगी। तो आज अगर ये छोड़ना चाहते हैं सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन फिर गिला ना करना। सेनेटर साहब, ये तो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करते हैं ना कि वो जहांगीर तरीन की तरह ग्रेस का मुजाहिरा करते हैं या फिर लोटे हो जाते हैं। आप वोटर सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि उनके घरों के बाहर एहतजाज करें, तो एहतजाज का रास्ता अपनाने को कह रहे हैं, ये इंतशार का रास्ता है। अब इससे कोई रुकेगा तो नहीं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को रोकने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? ऐसे तो वो रुकने के नहीं है। देखिए, इस तरह ये है कि टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो एक चीज होती है उसको हम कहते हैं ऑनर, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं वर्ड ऑफ ऑनर। अगर कोई शख्स जो अंदर से चोर हो, जो अंदर से बेईमान हो, जो ऐसे लोग हैं जो कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके एक बात करते हैं और फिर उससे मुकर जाते हैं, उसको ना मैं रोक सकता हूं ना आप रोक सकते हैं। वो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को खुद हिसाब देगा और वो इन सब चीज़ों का हिसाब देगा। रही बात ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं छोड़ेंगे और मेरे ख्याल में जिस तरीके से जो बात आगे जा रही है कोई नहीं छोड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अगले एक आध दिन में कम से कम कोई 15-16 ऐसे हलके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को से छीने गए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जुडिशरी को अपना रोल अदा करना चाहिए। जब उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस में तो गलतियां देख ली थी, तो आज इस इलेक्शन में भी गलतियां देखें और उसको करेक्ट करें और उसको करेक्ट करें। तो यही सही तरीका है। अगर आपने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, ये वाहिद तरीका है और इसमें हर वो शख्स जो इन्वॉल्व है। लेकिन आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स तो कह रहे हैं कि पीटीआई बैक तकरीबन 30 से 35 कैंडिडेट्स हैं जो पीटीआई छोड़ने पर आबादा हो गए। देखिए, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई छोड़कर जाना चाह रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उनकी पॉलिटिक्स खत्म पाकिस्तान में, वो खत्म हो जाएंगे। उनके पूरी ना सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स खत्म होगी, वो इतने बदनाम हो जाएंगे कि वो शायद इस मुल्क में ना रह सकें, इतने बदनाम हो जाएंगे। सेनेटर साहब, ये तो सब अपनी जगह पर, लेकिन पीटीआई का हुकूमत बनाने का ख्वाब तो चकना शुरू हो जाएगा। कोई ख्वाब नहीं है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो मैराथन रेस के लिए जा रही है, वो 100 मीटर स्प्रिंट के लिए नहीं जा रही है। हम लोग उसूल की सियासत करेंगे, हम किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज इंशाल्लाह ताला नहीं करेंगे। अगर हम नहीं बना सकते नहीं बनाएंगे, हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, लेकिन हम इसके बाद हम कोशिश करेंगे जो गलतियां हमने की थी पास में, हम वो गलतियां ना दोहराएं। हम अपने इक़्तिदार के लिए अपने उसूल ना बदलें, हम अपने उसूलों के लिए इक़्तिदार को बदल सकते। तो ये कहिए कि पीटीआई की इस वक्त की स्टेटेड पोजीशन क्या है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला हो चुका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो है हाई मॉरल ग्राउंड्स। हमने इंशाल्लाह ताला हर वो काम करना है जो हमने स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स का हाई मॉरल ग्राउंड्स पे ले जाना है। हमने हर एक को नीचे से उठा के ऊपर ले जाना है ताकि पाकिस्तान भी उस सफों में आ जाए जहां पे बाकी लोग हैं। कि जैसे आपने देखा है कैसे लोग हैं, आप लोगों ने देखा है कि क्या नाम है, हाफिज नईम साहब। हम ऐसे लोग पाकिस्तान को चाहिए। हमें चाहिए मुस्तफा नवाज खोकर साहब जैसे, हमें चाहिए कायरा साहब जैसे लोग चाहिए कि जो जब देखें कि यार शिकस्त हो रही है तो वो उसको तस्लीम करे। नहीं, मैं तो आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं सेनेटर साहब, क्या पीटीआई ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया है या उसमें जम होने का फैसला किया? क्योंकि रिजर्व सीट्स को सिक्योर करना इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो पीटीआई के अपने
इजलास में कोई फैसला हुआ है, या इस हवाले से आपकी मरकजी मजलिस आमला क्या कह रही है? सर ये आज या कल में ये फैसला हो जाएगा। ये हमारी लीगल टीम की आज शाम को मुलाकात है उनकी, वो आपस में डिसाइड करेंगे, इनके लीगल पहलूज को देखेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे, जो भी डिसाइड करेंगे उस लिहाज से जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुकूमत बनाना नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने हाई मॉरल ग्राउंड्स के बेसिस पे अपने मंशूर के लिहाज से अपनी सियासत करें, ना कि इख्तिदार की सियासत करें। हमें ये पता था कि ये PMLN वाले वो पैसों के चोर हैं, हमें ये नहीं पता था कि वो वोट के चोर भी निकलेंगे, हमें ये नहीं पता था कि वो मैंडेट की भी चोरी करेंगे, हमें ये नहीं पता था कि लोगों के कैंडिडेट्स पे डाके डालेंगे। तो अगर ये इस किस्म की सियासत है तो हम उस सियासत के खिलाफ हैं। हम समझते हैं कि ये टाइम आ गया पाकिस्तान में कि हाई मॉरल ग्राउंड्स के बेसिस पे सियासत होनी चाहिए। क्या PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जमात इस्लामी को ज्वाइन करने का तो नहीं सोच रहे, या इंस्ट्रक्शंस PTI की तरफ से है कि जमात इस्लामी को ज्वाइन कर ले या जमात इस्लामी में जम हो जाए? देखिए मुझे नहीं मालूम कि वो सोच रही है नहीं सोच रही, ये तो सारी चीजें अगले 1-2 दिनों में डिसाइड हो जाएंगे। अगर 17 को आ गई है असेंबली के वो आ रहा है तो उससे पहले इंशाल्लाह ताला डिसाइड हो जाएगा। 4-5 दिन है, 4-5 दिन में तो क़यामत बहुत चीजें हो सकती हैं, आपको क्या पता जी। तो लेट्स डिसाइड, लेट्स वेट एंड सी कि आगे क्या होता है। और इंशाल्लाह ताला आप एक बात देखना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमतें बनाएगी, 3 जगहों पे इंशाल्लाह ताला हुकूमतें बनाएगी अगर अल्लाह की मदद हमें मिली तो। ठीक सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेंटर में और KP में क्या सोचा है, यानी वजारत उज़्मा को उम्मीदवार कौन होगा और KP में चीफ मिनिस्टरशिप के लिए कौन फेवरेट है? देखिए जी, हमारा हर एक कैंडिडेट इस काबिल है कि वो वजारत उज़्मा के लिए जा सके। जो सीनियर लोग हैं उनमें से 5, 6, 7, 8 नाम है, उसमें से आप देखिए असद कैसर है, उसमें से आतिफ खान है, उसमें से अली मोहम्मद है, उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो उस लेवल पे जा सकते हैं। आपके पास अगर क्या कह सकते हैं वजारत आला की बात करें तो उसमें 1 दर्जन नाम है, उनमें से कोई भी इस काबिल हो सकता है। यहाँ पे एक कंसेंसस हो जाएगा और उसके बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट से 2 आला जजेस के इस्तीफों के बाद इन अफवाहों ने जोर पकड़ा कि इन दोनों जजेस ने मजीद ट्रायल से बचने के लिए खुद को सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद वह एहतसाब से राह फरार इख्तियार कर लेंगे। लेकिन बार काउंसिल्स और अवामी प्रेशर के बाद वफाकी हुकूमत ने इन दोनों जजेस के रिटायरमेंट के बाद भी एहतसाब का अमल जारी रखने से मुताल्लिक एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी और आज ही इस इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से मुताल्लिक केस में वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत के आगाज में जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि कुछ जजेस ऐसे हैं जो इस अपील से बराह रास्त मुतासिर होंगे। जो जजेस मुतासिर होंगे तो क्या उनको नोटिस नहीं होना चाहिए? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि क्या ये 2 हालिया मुस्ताफी जजेस से मुताल्लिक केस है या अमूमी नौयत का है? जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि क्या इन 2 जजेस को हक़ दिफा देना नहीं चाहिए? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मौजूदा केस किसी जज के खिलाफ नहीं है बल्कि एक उसूल से मुताल्लिक है। जुडिशल काउंसिल में जज पर मिसकंडक्ट साबित हो तो कानूनी नताइज क्या होंगे? जज आसमान से नहीं उतरे, लेकिन उनको हासिल आईनी तहफ़्फ़ुज़ात की भी कुछ वजूहात हैं। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि केस चलाएंगे तो सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि जजेस की ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज का क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जजेस के खिलाफ आदि शिकायत गुजारों में बदकिस्मती से वकला भी हैं। तय किया गया कि फजूल दरखास्तें लाने वाले वकला के लाइसेंसेस के वक्त कंडक्ट देखा जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जजेस को फैसला करने पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जजेस किसी की ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। जज फैसला करते वक्त बहुत मोहतात होता है। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि बहुत से ईमानदार जजेस को कानून के मुताबिक फैसले करने पर ब्लैकमेल किया जाता है। जजेस को ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जब से जज बना ये मेरे करियर का मुश्किल तरीन केस है, क्योंकि अपनी ही किस्मत का फैसला करना है। जिसके बाद अदालत ने मावनत के लिए अदालती मावन मुकर्रर करने का फैसला किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए सवाल किया कि इस केस में मावनीन की तजवीज़ दे दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा मखदूम अली खान और खालिद जावेद खान को मावनत के लिए बुलाया जा सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ख्वाजा हारिस को क्यों ना मुआवन मुकर्रर किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ख्वाजा हारिस तो जस्टिस मज़ाहिर के वकील हैं जो शायद इस अपील से मुतासिर हों। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि वकील तो मखदूम अली खान भी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अदालती मावनत की दरख्वास्त भेज रहे हैं, मजीद मावन भी तजवीज़ कर दें, केस में कानूनी सवालात मुरतब करके जमा करा दें। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी करते हुए से अदालती मावनीन के नाम और कानूनी सवालात का पर आज ही जो है वो जवाबात भी तलब कर लिया।
कौमी असम्बली में किसी भी पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत सामने न आने से अरसे दराज से इल्तवा का शिकार माशी इस्लाहात का एजेंडा एक बार फिर चैलेंजिंग सूरत इख्तियार कर गया है। इम्कान है कि नई हुकूमत माशी उमूर को चलाने के लिए वही पुराने तरीके आजमाएगी और एनर्जी प्राइसेस में इजाफा करके अपने मामला चलाने की कोशिश करेगी, जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा होगा। हुकूमत लाइन लॉसेस और बिजली चोरी रोकने की बजाय बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने पर तरजीह दे रही है और अमीरों से टैक्स वसूल करने की बजाय पहले से टैक्सेस के बोझ तले दबे हुए कारोबारी पर ही टैक्स में इजाफा करने को तरजीह दे रही है। इन सब चीज़ों का आगाज़ निगरां हुकूमत ने तो कर दिया था, लेकिन जाते जाते भी निगरां हुकूमत ऐसे ऐसे फैसले करके जा रही है कि आने वाली हुकूमत के कुछ मुश्किल फैसले करने से कबल वक्त मिल जाए। लेकिन इन्हीं फैसलों में से एक फैसला बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे से मुताल्लिक है और ये इजाफा इतना है कि आवाम की चीखें निकलवाने के लिए कि 3 माह के लिए बिजली की कीमतों में 4 रुपये 40 पैसे का इजाफा मुतवक्के है, जिसके हवाले से वजारत तवानाई ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी है। नेपरा इस दरख्वास्त पर 14 फरवरी को समाअत करेगा। बिजली की कीमत में नया इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। इससे सारिफीन पर 82 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ जाएगा। वजारत तवानाई की दरख्वास्त के मतन के मुताबिक फेस्को ने 9 अरब 44 करोड़, पेस्को ने 11 अरब 60 करोड़ और हेप्को ने 15 अरब, लेस्को ने 15 अरब 10 करोड़ इजाफा मांगा है। और ये अगर हो जाता है तो यकीनन आम सारिफीन के लिए उसके भुरकत मुतरादिफ होगा, कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।